मेरा नाम गुरमीत कौर है और हम आज की वीडियो में जानेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। मैं ना ही आपको सिर्फ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में बताऊंगी, मैं आपको इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी भी, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आपके बेसिक्स इतने क्लियर हो जाएंगे कि ताकि आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे। और जब भी लाइफ में आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा, चाहे आप वो स्टडीज़ में करें, चाहे वो अपने बिजनेस में करें, आप वो इसको कर सकेंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स होते क्या हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एक रूल्स हैं, अजम्पशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं। ये वो सोच है जिसको एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, एक तरीका बना दिया गया है कि कैसे हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कैसे हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव पता क्या होता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सारे सेम अकाउंटिंग करें। तरीका जो होना चाहिए सबका सेम होना चाहिए। नहीं तो आज हमने एक अकाउंटिंग करने के लिए बिठाया है कोई, वो अपने तरीके से अकाउंटिंग करेगा। जैसे ही वो जॉब छोड़ेगा, दूसरा बंदा अकाउंटिंग करने के लिए आएगा तो उसको उसकी अकाउंटिंग समझ नहीं आएगी, वो अपने तरीके से करेगा। तो उसकी वजह से ना ही हम कंपैरिजंस कर पाएंगे, ना ही हम समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक तरीका सेट हो कि किस तरीके से हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। तो इसका प्राइमरी एम है टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम रखना, एंड रेगुलरिटी मतलब तरीके से प्रॉपर रेगुलर इंटरवल्स पे ये प्रॉपर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक प्रिंसिपल की तरह एक्ट करता है जो अकाउंटेंट्स को हेल्प करता है कि क्या क्या किस किस तरीके से हमें रिकॉर्ड्स की प्रिपेयर करना है और मेंटेन करना है। ये हमें समझाता है कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए या फिर बिजनेस एंटिटी को फॉलो करना चाहिए अपनी अकाउंटिंग करते वक्त। चलो शुरू करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। सबसे पहला कंसेप्ट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के हिसाब से ये अज्यूम करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो बिजनेस ओनर है, ये दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। अगर मैंने बिजनेस शुरू करा है तो मैं बिजनेस नहीं हूँ, मैं अलग हूँ और बिजनेस अलग है। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ बिजनेस में, तो वो एक बिजनेस जो है, बिजनेस उसको लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेगा मेरी तरफ। मतलब वो अपनी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज साइड पे उसको कैपिटल की तरह लिखेगा। और ऐसे ही अगर मैं कोई भी पैसा बिजनेस से विड्रॉ करती हूँ या उठाती हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, वो ड्राइंग्स कहलाएगा। ड्राइंग्स क्या होता है? जब ओनर अपने बिजनेस में से कुछ पैसा उठाता है या कोई भी चीज़ उठाता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको ड्राइंग्स का नाम देते हैं, वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें उसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, उस पर्सन के बिहाफ पे नहीं करना जो कि बिजनेस का ओनर है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज मिस्टर बिरला ने बिजनेस को स्टार्ट किया है, उसने 1 लाख रुपए लगाए हैं, उसने गुड्स खरीदे हैं 50,000 के, फर्नीचर खरीदा है 40,000 का, और प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 10,000 की, और 2,000 पे उसके हाथ में है। तो ये सारी एसेट्स ऑफ अ बिजनेस हैं, बिजनेस ओनर की नहीं है। जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से 1 लाख रुपए ये जो है, ये एज अ कैपिटल लिखा जाएगा कि ओनर ने ये पैसा लगाया है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कैश हमारे पास पड़ा है, इसका मतलब है ये कैपिटल जो है ये हमारा बिजनेस का एक लाइबिलिटी है जो कि उसकी ओनर को उसने देनी है। नाउ सपोज कि उसने 5,000 के कैश और गुड्स ऐसी ही वैल्यू के अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए ले लिए, तो इस
विड्रॉल को क्या कहा जाएगा? इस विड्रॉल को मैंने आपको भी बताया, क्योंकि ये अपने प्राइवेट यूज़ के लिए ले रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंस नहीं है ये, तो ये ड्राइंग्स कहलाएंगे। तो इससे आपको हम बताना चाहते हैं कि जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, ये बिजनेस को और बिजनेस ओनर को डिफरेंट डिफरेंट रखता है, सेम नहीं रखता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि समथिंग इज ड्यू, स्पेशली अगर कोई अमाउंट ऑफ मनी जो कि अभी पे करना है या रिसीव करना है अब पीरियड की आखिर में, तो उसको हम बोलेंगे अक्रूवल। चाहे वो ड्यू देने के लिए है, चाहे वो ड्यू लेने के लिए है, दोनों ही अक्रूवल कहलाएंगे। जैसे कि अगर हमारा रेवेन्यू रियलाइज हो गया है एट द टाइम ऑफ सेल, उसके अंदर मैटर नहीं करता कि हमें कैश रिसीव हुई है कि नहीं, हमारा रेवेन्यू रियलाइज हो गया है, तो उस केस के अंदर हमारा समथिंग इज ड्यू, जो कि हमें मिलना है। ऐसे ही एक्सपेंसेस को हम रिकॉग्नाइज तब करते हैं जब वो पेएबल हो जाते हैं, कैश पे हुआ हो या नहीं हुआ हो। देयरफॉर इन दोनों ही ट्रांजैक्शंस को हम उस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे जिसमें वो रिलेट करते हैं। ठीक है, मैं इसे आपको दोबारा एक बार ही समझाती हूँ। जैसे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस रेवेन्यू कब रियलाइज होता है, जब हमारे गुड्स बिक जाते हैं। ठीक है, पैसा आया कि नहीं आया उससे इसका रियलाइजेशन का कोई मतलब नहीं होता रेवेन्यू का, पर ये चीज़ अक्रू हो जाती है, मतलब हमें मिलेगा पैसा जो कि हमारे इस पीरियड को बिलोंग करता है। ठीक है, सिमिलरली हमारे एक्सपेंसेस भी जो हैं, जिस टाइम पे वो पे मतलब जिस सर्विसेज हमने रिसीव कर ली है या गुड्स हमने रिसीव कर लिया है, कैश पे किया है कि नहीं किया, दैट डजंट मैटर। हमारा एक्सपेंसेस तभी रिकॉग्नाइज हो जाएगा और हमारा अक्रूवल जनरेट हो जाएगा अगर हमारा कैश पे नहीं हुआ है। जैसे कि एग्जांपल आप दोनों ही केस में एग्जांपल देख पाएंगे और बहुत ही अच्छे एग्जांपल हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो इस अक्रूवल कंसेप्ट के अंदर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है जब वो रियलाइज होता है, और एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज होते हैं जब वो ड्यू और या पेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है अकाउंटिंग कॉस्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमें बताता है कि हमारी सारी बिजनेस एसेट्स को हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए उस प्राइस पे जिस पे एसेट को परचेज किया गया है। उसके साथ उसका एक्विजिशन के ऊपर कोई कॉस्ट लगा, ट्रांसपोर्टेशन या फिर इंस्टॉलेशन, तो वो कॉस्ट इंक्लूड होगा। दीज आर द एसेट्स जिनको हमें रिकॉर्ड करना होगा उसी वैल्यू पे जिस पे हमने उसे खरीदा है, अलोंग विद इट्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। हम एसेट को उसकी मार्केट प्राइस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, हमारे पास एक मशीन परचेज करी गई है एबीसी लिमिटेड के द्वारा 10 लाख रुपए की बॉटल्स बनाने के लिए, उसके ऊपर 2,000 रुपये लगा है उसकी ट्रांसपोर्टेशन में और 2,000 रुपये लगा है उसकी इंस्टॉलेशन में। तो जो हमारी मशीन की वैल्यू हमारी बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी वो होगी 10,04,000 रुपये। इस कॉस्ट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलेंगे। डुअल कंसेप्ट, डुअल का क्या मतलब होता है? डुअल का मतलब होता है दो। डुअल का मतलब होता है दो। तो हमारा ये जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, ये प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हमें अपनी रिकॉर्ड करना चाहिए ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये कंसेप्ट अज्यूम करता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड, उनके सबके डुअल कंसेप्ट होते हैं। डुअल कंसेप्ट मतलब एक नहीं, दो दो साइड्स होती हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर हमने गुड्स को कैश के एक्सचेंज में परचेज करा है, तो हमारा कैश
गया तो कैश को हम कम करेंगे, पर गुड्स आया तो गुड्स को हम इंक्रीज भी करेंगे। तो इस केस के अंदर हमारी परचेजेस टू कैश होगा, परचेज हमारा डेबिट हो जाएगा, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, और कैश को हम क्रेडिट करके कम कर देंगे। तो डुअल एक्सपेक्ट यहाँ पर दिखेगा हमारा। तो डुअल एस्पेक्ट जो है ना वो इम्प्लाई करता है ये वाली इक्वेशन के अंदर देखा जाए तो कि कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका सिमिलर इफेक्ट होगा हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में, इस तरीके से कि जो सारी एसेट्स की वैल्यू है वो इक्वल होगी वैल्यू ऑफ टोटल लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, जो कैपिटल है वो है लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, और जो बाकी लाइबिलिटीज़ हैं वो सारी लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये टोटल लाइबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है गोइंग कंसेप्ट। गोइंग कंसेप्ट क्या होता है? ये कंसेप्ट होता है कि ये हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो चलता ही रहेगा, शॉर्ट टर्म में बंद नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, ये बहुत ज़रूरी अजम्पशन है। ये प्रोवाइड करता है बेस कि हमें किस तरीके से अपनी एसेट को वैल्यू करना है बैलेंस शीट के अंदर। जैसे कि हमने अपनी प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करा है 10 लाख रुपए का, और उसकी हमें 10 साल की लाइफ पता है, तो हम हर साल उस एसेट को कुछ पार्ट उसका एक्सपेंस की तरह अपना बुक करेंगे, बाकी अमाउंट को हम दिखाएंगे एसेट। हर साल उस एसेट में से कुछ अमाउंट रिड्यूस होगा जो कि खर्चा होगा। ये खर्चा क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाऊंगी अपनी आने वाली वीडियोस में। तो हमारा गोइंग कंसेप्ट बोलता है कि जो हमारा बिजनेस है वो चलता ही रहेगा। एवरी बिजनेस हैज़ अ कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, अनलिमिटेड ड्यूरेशन के लिए चलता रहेगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये अज्यूम करता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स जो कि मेड इन टर्म्स ऑफ मनी होती हैं वो ही रिकॉर्ड होती हैं हमारी अकाउंट्स के अंदर। जो ट्रांजेक्शन्स मनी के अंदर एक्सप्रेस की जाती हैं वो ही हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आती हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये बताता है कंसेप्ट कि जो ट्रांजेक्शन्स जिस पीरियड की हैं उसी पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए, उसी पीरियड के प्रॉफिट को इम्पैक्ट करनी चाहिए। हमारा अकाउंटिंग जो है वो हर एक पीरियड के हिसाब से एक रेगुलर पीरियड्स में हमारा रेगुलर इंटरवल्स में बैलेंस शीट P&L अकाउंट बनना चाहिए। जैसे कि हर साल, अब साल दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, जैसे कि जनवरी 1 से जो शुरू होता है और 31 दिसंबर तक ख़त्म होता है उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर, और जो कि अप्रैल 1 से शुरू होके 31 मार्च पे ख़त्म होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। रियलाइजेशन कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बोलता है कि रेवेन्यू जब रियलाइज होता है उसको तभी रिकॉर्ड करना चाहिए। इट शुड बी नोटेड कि सेलिंग गुड्स इज कंसिडर्ड एज रियलाइजेशन। रिसीविंग को ऑर्डर को नहीं बोलेंगे हम रियलाइजेशन। अगर हमने ऑर्डर रिसीव कर लिया इसका ये मतलब नहीं है कि हमने रेवेन्यू को रियलाइज कर दिया। अगर हमने गुड्स भेज दिए, बंदे के पास रिसीव हो गए, तभी रेवेन्यू रियलाइज होगा। कैश रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ दैट डजंट मैटर, पर हमने गुड्स तो भेज दिए। ठीक है। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस सेम पीरियड के अंदर होने चाहिए, जैसे कि जो रेवेन्यू है उसको भी सेम पीरियड में, और उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस लगे हैं उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए उसको भी सेम ही पीरियड में रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर आपने कोई सेल को रिकॉर्ड किया है जो किसी सेल्स पर्सन के थ्रू थी, पर उसकी कमीशन जो है उसको भी उसी सेल के मंथ के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको बोलते हैं हम मैचिंग कंसेप्ट। ये हमें एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बताने में हेल्प करता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को फॉर मोर वीडियोस। मैं और भी वीडियोस डालती रहूँगी जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी अकाउंटिंग से रिलेटेड और भी एरिया से रिलेटेड। थैंक यू गाइज।